राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हाल चाल सवानंद मंगल होय। देखो अब कोर्स आपका केमिस्ट्री का जो आपके इसके अंदर सबसे अंतिम टॉपिक चल रहा है आपका ऑक्सीकरण एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीकरण और अपचयन की आप दुनिया भर की आप सारी चीजें देखते दोस्तों आपके ओर अब तक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, उसमें कई सारी समीकरणें या कई सारे एग्जाम्पल्स आपने क्या है दोस्तों देखे हैं, लेकिन अपने वहां नहीं बताया कि ये ऑक्सीकरण होना है या अपचयन। आप खुद रिलेट कर पाएंगे कि जो आपके पुराने नोट्स अगर पीछे से देखेंगे आज के टॉपिक के बाद में, कि आज के टॉपिक के बाद में जो जो विशेषताएं अगर आप वहां पर अगर डिकोड कर पाएंगे कि किस प्रकार से जो अगर सर ने वहां पर इक्वेशन बताई थी, हाँ यार इसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है और इसके अंदर अपचयन हो रहा है। ओके दोस्तों, और एक बात और नोट करना दोस्तों, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है ना यानी वहां पर अपचयन वाली क्रिया भी हो रही है, समझ में आ गई। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लगभग लगभग क्या चलता है दोस्तों, साथ साथ चलता है। यानी जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रिया साथ चलेगी उन्हें कहते हैं अपन रेडॉक्स विक्रिया। क्या कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, है ना। आरक्षण शॉर्ट में लिखते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन। यानी जब ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स। एक दो मार्क्स आप एग्जांपल बता दो क्या क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि आपके जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें आपने उस समय मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एप्पल को यदि आप कट करके थोड़ी देर रखते हो तो क्या हो जाता है दोस्तों, काला हो जाता है। काला क्यों होता है, क्योंकि उसमें लौह तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और काला रंग या भूरा रंग पदार्थ बनाता है। आगे बात समझ, यानी ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, यानी वहां पर मैंने कहा था यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है। HCl बनने की आपको क्रिया बताई थी, हाइड्रोजन और क्लोरीन का निर्माण होकर HCl बन रहा है। ये सबके अंदर दोस्तों क्या है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन की क्रियाएं भी हो रही है। मैंने आपको बताया था कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, देखो लोहा एक धातु है, उस पर मैंने बताया था कि क्या क्या क्रिया करते हैं दोस्तों। आपको सबको पता है कि लोहा जो होता है उस लोहे पर दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन की क्रिया भी होती है और जल की क्रिया भी होती है। यानी ऑक्सीजन के रूप में इसके अंदर क्या टच हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर रही है, यानी ऑक्सीजन धातु के साथ में जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन जहां पर जुड़ेगी उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। वो ऑक्सीकरण जो शब्द आया हुआ है वो ऑक्सीजन के जुड़ने से ही आया हुआ दोस्तों। और जहां ऑक्सीजन जुड़ रही होगी तो हाइड्रोजन बाहर निकल रही होगी, या कई सारे इसके अंदर अपन देखेंगे किसे ऑक्सीकरण कहेंगे, किसे ऑक्सीजन, हाँ किसे ऑक्सीकरण कहेंगे, किसे अपचयन कहेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला चीज है दोस्तों कि ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलने के आधार पर, यानी ऑक्सीजन एड ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एड हो रही है या बाहर निकल रही है दोस्तों, एग्जिस्ट हो रही है तो उसके आधार पर क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण है या अपचयन। तो इसके अंदर सबसे पहली बात की ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है दोस्तों, OO2 या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब जिसमें आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम के फीते को आपने जलाया था और जलाने पर कौन सी गैस सहायक है दोस्तों, ऑक्सीजन सहायक है। यानी मैग्नीशियम के फीते को आप जलाते थे और ऑक्सीजन की सहायता उपस्थिति में क्रिया करवाते थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप निर्माण कर रहे थे। यहां आप देखिए कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड में क्या हो रहा दोस्तों, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा दोस्तों, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर मामला। चलिए साहब, सल्फर के अंदर में आपने ऑक्सीजन प्रवेश करा दी तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करवा दी तो आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कुल मिला के ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपके सामने, यहाँ पर ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसके इतर दोस्तों जो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है आपका, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, अगर इन्हीं क्रियाओं को आप पलट दो दोस्तों कि MgO था मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे क्या हुआ कि इसको तोड़ा आपने किस किसमें रूप में, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी इस मैग्नीशियम का किसमें अपचयन हो गया दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में। यानी ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाया दोस्तों, आपके अपचयन। आगे बात समझ में। और उदाहरण देखिए KClO3, है ना, KClO3, इस KClO3 को यदि आप गर्म करते हो तो यानी यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये दो यहां लगा सकते हैं बैलेंस करना, 2KCl प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। यानी यहां पर जो दोस्तों होगा
यहां पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी दोस्तों, बाहर निकल जाएगी। यानी KClO3 का जो अपचयन है वो किसके अंदर हो रहा है, KCl में। इसकी उल्टी रिएक्शन आपको इसमें भी लिख सकते हैं, जो कि सही है कि 2KCl + 3O2 और ऑक्सीजन का प्रवेश होते ही क्या बनेगा, 2KClO3 यहां पर निर्माण हो जाएगा। आई बात समझ में कि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन का सबसे पहली चीज, मुख्य चीज क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा दोस्तों, अपचयन कहलाएगा। चलिए अब और देखते हैं साहब कि हाइड्रोजन का, अब ऑक्सीजन हो गई और हाइड्रोजन, यानी सारे के सारे पदार्थ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो क्रिया करते ही हैं। अब आ गई बात आपके हाइड्रोजन का बाहर निकलना। भाई ऑक्सीजन, और यहां पर मान सकते हो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, शत्रु मान सकते हो। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो अपचयन। लेकिन यहाँ अब यहाँ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन विपरीत है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का हर बारी ये थोड़ी जुड़ेगी, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा दोस्तों, अपचयन कहलाएगा। बताइए क्या कहलाएगा, यहाँ जो रिएक्शन हो रही है CH3CH2OH, अगर मैंने यहाँ ऑक्सीजन ऐड की है दोस्तों, और यहाँ इससे क्या हो जाएगा CH3, आपने भी देखा है कि एल्कोहल का, एल्कोहल में जब ऑक्सीजन, मैं बताऊंगा नहीं ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा, अभी आपको बताना होगा, CHO में चेंज हो गया, यानी एल्डिहाइड में चेंज हो गया। बताओ दोस्तों क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ। आप सोचिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और एक टोटल 6 हाइड्रोजन है। इसके अंदर क्या बना दोस्तों, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। बताओ हाइड्रोजन बाहर निकले या जुड़े, हो साहब हाइड्रोजन तो बाहर निकल गए। यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, ऑक्सीकरण। अच्छा मार्शल क्या बात, चलो ठीक है, और बताओ। अब आप अपचयन का एक उदाहरण बता दो। आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजनीकरण की विक्रिया, हाँ मार्शल, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिसका उदाहरण आपने बताया था मेथिन, है ना, सॉरी एथिलीन है या एथीन जिसे आप कहते हो ना, 2 कार्बन को एथ और डबल बॉन्ड लग गया तो इन, तो एथीन में अगर आप हाइड्रोजन प्रवेश कराते हो, किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये जो दोस्तों डबल बॉन्ड वाला ये जो था ना दोस्तों, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप खुद बताओ, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन थे मित्रों यहाँ पर, 4, अब कितने हो गए यहाँ पर, 6, यानी हाइड्रोजन का प्रवेश हो गया है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका अपचयन कहलाएगा। खूब सारे इसमें उदाहरण आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखिए आप, ये हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना और बाहर निकलना, और उदाहरण आप काफी सारे लिख सकते हो। अब अगला जो तीसरी बात है दोस्तों, चलो एक काम करते हैं अपन इसको, क्योंकि बोर्ड अपना है ना सफिशिएंट, अपने पास साधन है, तो इसके हिसाब से अपने को क्या एक बार जो बोला है वो लिखा देते हैं, है ना। चलो एक बार अब नोट्स लिखने के लिए तैयार रहे दोस्तों। हाँ दोस्तों देखो, छाप लो, ऑक्सीजन के संयोग वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोग वियोजन के आधार पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा। बढ़िया से समझ में आ रही होगी। और मैंने इस प्रकार से तीर का निशान बताया कि जैसे H2S का 2S में क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से देखो यहाँ बताया KClO3 का 2KCl में क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे दोस्तों आपको कि किसका किसमें अपचयन हो रहा है, किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले एक बार इस प्रकार से। अगर पूछ ले निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपचयन होता है या ऑक्सीकरण, तो आप क्या बता दोगे सीधा सा, अब अपचयन हो गया, क्योंकि यहाँ लास्ट में मैंने बताया CH2 में हाइड्रोजन जुड़ेगा, निकल, ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कहलाती है दोस्तों, है ना, तेल से घी बनाने की क्रिया। हाँ देखो दोस्तों, अब जो यहाँ पर अपन बात करेंगे दोस्तों, जैसे आपने बताया हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इस आधार पर आपने अभी तक ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं देखी। यानी अब आपको समझ में तो आ गया होगा, जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो अपचयन का सरताज है, यानी अपचयन का राजा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा ना। अगर मान लो ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण का सरताज, अब आप सब जानते हो ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ऋण विद्युती। कैसी होती है दोस्तों, ऋण विद्युती, यानी नेगेटिव इंचार्ज होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला होता है ना, तो ऋण विद्युती प्रकृति होती है दोस्तों। कैसी प्रकृति होती है, ऋण विद्युती प्रकृति। और हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, विद्युत धनी,
विद्युत धनी यानी ये देने वाला होगा, ठीक है। बात समझ, पहली बात समझ में आ गई। इस प्रकार से एक अभी दृष्टि से केवल यही सोचो, ऋण विद्युतीय तत्व और कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे हेलोजन, अपन बात करते हैं हेलोजन यानी जो जिस पर ऋण आवेश आता है ना दोस्तों, ऋण आवेश है ना, जैसे जिस पर ऋण आवेश आता है वो गरीब आदमी है ना, ये सारे ऋणी है सबके सब, हेलोजन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हेलोजन जो दोस्तों क्या होगा, जो हेलोजन, हेलोजन आप सब जानते हो लवण निर्माण करने वाले, बताओ लवण को सूत्र बताओ साहब, NaCl, यानी उसमें क्लोरीन आ रहा है ना, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, ये सबके सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके हेलोजन तत्व कहलाते हैं। और हेलोजन तत्व सारे के सारे कैसे होते हैं दोस्तों, ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। ऑक्सीजन के समान ऋण विद्युत तत्वों का जो जुड़ना है, ये सब अगर जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि विद्युत धनी तत्व की बात करें, विद्युत धनी तत्व में आपके सारे के सारी धातुएं आ जाएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी, धातुएं, धातु है ना, मृदा धातु आ जाएगी, है ना, धातु में जैसे है ना अपन पढ़ते हैं ना कि हाँ मतलब हेलिना की रब से फरियाद है ना, हेली, तो सोडियम, पोटेशियम, है ना, इस प्रकार से ये जो होते हैं ये आपके धातु में होती है। इसी प्रकार से डबल की बात करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो ये होते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, आपके धन विद्युतीय तत्व या विद्युत धनी तत्व होंगे। ये जो इन पर सब पर कैसा आवेश आता है तो दोस्तों, पॉजिटिव आवेश आता है। यदि इसका इन सबका जुड़ना विद्युत धनी तत्व का अगर जुड़ेंगे दोस्तों तो क्या कहलाएगा, वो अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अपचयन। अगर इसके विपरीत चीज हुई कि यदि विद्युत धनी तत्व जुड़ना तो ऑक्सीकरण है, लेकिन वो अगर मान लो विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकल रहा है, भाई दुश्मन बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। और यदि मान लो विद्युत धनी तत्व का जुड़ना तो अपचयन है, और विद्युत धनी तत्व को बाहर निकाल दो, यानी किसको मजा आ जाएगा, ऑक्सीजन को मजा आएगा जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो साहब ये भी चीज हो गई क्लियर, अभी लिख देंगे इनको नोट्स के रूप में, एग्जाम्पल वगैरह लिख देंगे, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर आपके जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, H2 + Cl2 बना HCl, इसमें क्या हुआ बताओ, किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ, ना मजे की बात है। यहां मैंने लिखा Na और Cl2 बराबर हो गया 2NaCl, किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ, कोई बता सकता है दोस्तों किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा दोस्तों Mg + Cl2, तो क्या हो गया दोस्तों, MgCl2, क्या हो गया FeCl3 + H2, तो यहाँ पर क्या हो गया FeCl2 में, और यहाँ पर HCl बाहर निकल गया। तो अब मुझे बताओ कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। और सब ये तो कंफ्यूज वाली बात होगी, यहाँ तो हाइड्रोजन क्लोरीन सब गुड़ गोबर हो गया। आप बताओ, वहां दोस्तों आपको मैंने पहले ही आपको पाठ शुरू होने से पहले बताया कि यहाँ ऑक्सीकरण भी एक ही चीज में हो रहा होगा और अपचयन भी एक ही चीज में हो रहा होगा। अब देखो आप कैसे हो रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। मार साहब ये तो खरी लिख दिया, मार्ग तो नहीं समझ में आ रही, आप ही बता दो। बिल्कुल सही बात। आप एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है, साथ साथ की होती है, जिसे आप रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। चलो आप इसमें इस इक्वेशन पे गौर कीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़े और HCl बना। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, अब इसका भी बन रहा है HCl, और क्लोरीन है इसका भी बन रहा है HCl। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। अब जो हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ बताओ आप, और क्लोरीन का यहाँ पर क्या हुआ। आप क्लोरीन पर गौर करिए, क्लोरीन में क्या प्रवेश किया साहब, हाइड्रोजन प्रवेश, पहले तो केवल क्लोरीन ही था, तो क्लोरीन में तो क्या प्रवेश कर गया, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रवेश कर गया दोस्तों, है ना, यानी धन विद्युतीय तत्व का प्रवेश हुआ। तो धन विद्युतीय तत्व यानी क्या है, अपचयन। क्या हुआ दोस्तों, इसमें इसका क्या हो गया, अपचयन। लेकिन ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन में क्या प्रवेश कर गया दोस्तों, Cl, जो कि विद्युत ऋणी तत्व है। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीकरण। बात समझ में आई आपके। तो मार साहब थोड़ी थोड़ी का एक दूसरा उदाहरण और बताओ। चलो ठीक है, दूसरा उदाहरण और देखो दोस्तों, ये सोडियम है, सोडियम वो मार साहब तो प्लस आवेश आवे, हाँ साहब प्लस आवेश आता है, यानी ये क्या है दोस्तों, विद्युत धनी तत्व है। क्या है, विद्युत धनी तत्व। जितने भी क्षार धातुएं हैं, सोडियम है, पोटेशियम है ना, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिनके जाने माने नाम है दोस्तों आपके, है ना, और भी है दोस्तों, लिथियम वगैरह है ना, स्ट्रांसियम है, फेरिक है ना, ये सब लोहा धातु है, कॉपर है, ये सब के सब विद्युत धनी तत्व होते हो दोस्तों, है ना, Ag है, Au है, ये सब विद्युत धनी तत्व। कैसे तत्व दोस्तों, विद्युत धनी तत्व, है ना।
अब इनका जुड़ना क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाएगा, और इनका बाहर निकालना ऑक्सीकरण कहलाएगा। और विद्युत ऋणी तत्व कौन से हो दोस्तों, आपको बताया हेलोजन तत्व, जिसके अंदर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन भी क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्व ही होता है। तो ये सबके सब कौन है दोस्तों, विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है, इनका जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ देखिए, अब आपको खुद को पता लग जाएगा भाई, सोडियम है, सोडियम क्या है दोस्तों, विद्युत धनी तत्व है। क्या है यहाँ पर, विद्युत धनी तत्व है। अब सोडियम में आपने क्या देखा, सोडियम में क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, हाँ सोडियम में देखो क्या जुड़ गया यहाँ पर, Cl जुड़ गया साहब, क्या जुड़ गया यहाँ पर, Cl। Cl क्या है यहाँ पर, विद्युत ऋणी तत्व। किसमें जुड़ा, सोडियम में। अभी इसको ये मत समझो कि विद्युत धनी तत्व, सोडियम का किसमें परिवर्तन हुआ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड में परिवर्तन हुआ। तो अब आप खुद देखिए बताइए कि जो सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन का प्रवेश हुआ, क्लोरीन एक विद्युत ऋणी तत्व है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण। आप ऑक्सीजन को देखो ना, आप ऋण विद्युतीय तत्व ना खुद भी, और ये विद्युत धनी तत्व में इसका एक मान लो आप इसका सरतार हाइड्रोजन, समझ जाओगे मेरे हिसाब से। इनका प्रवेश अगर ये आगे दोस्तों तो हाइड्रोजन है, और इनको अगर बाहर निकाल दिया दोस्तों इनके मित्रों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ बाहर निकलने पर ऑक्सीकरण है ना, अगर ये जुड़ जाएंगे तो ये अपचयन हो जाएगा। और ये किसके किसके हैं साहब, ये हाँ किसके से नहीं गए, ऑक्सीजन के। अगर इनको बाहर निकाल दिया आपने तो अपचयन, और पास में आ गया तो ऑक्सीकरण है ना। तो इधर देखो, तो यानी इसमें क्या हुआ, क्लोरीन जुड़ा विद्युत ऋणी तत्व, यानी ऑक्सीकरण हो गया। अब ये दोस्तों क्लोरीन में क्या जुड़ गया साहब, सोडियम जुड़ गया साहब। सोडियम क्या है, विद्युत धनी तत्व है साहब। ये विद्युत धनी तत्व का जुड़ना तो आपका क्या है दोस्तों, अपचयन है। क्या है दोस्तों, अपचयन। तो ये क्या हो गया, इसका अपचयन। तो वहां पर यही पूछेंगे दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना कि Cl2 का NaCl में बदलना क्या है। भाई Cl2 है, अब Cl2 में सोडियम आ गया साहब, सोडियम विद्युत धनी तत्व है, और विद्युत धनी तत्व का आना क्या कहलाता दोस्तों, आपका अपचयन कहलाता। मेरे हिसाब से और क्लियर हुआ होगा, थोड़ा और क्लियर करते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परिवर्तन किसमें हुआ दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो मैग्नीशियम को भी छोड़ो, मैग्नीशियम के साथ में कौन है, ये देखो किसका प्रवेश हुआ, आप तो ये देखो सब क्लोरीन का प्रवेश हुआ। अब क्लोरीन क्या है, आपका विद्युत ऋणी तत्व है। किसका दोस्त है, ऑक्सीजन का दोस्त है। ऑक्सीजन के मित्र अगर इसमें प्रवेश कर गए तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा साहब। ये लो साहब, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया साहब, ऑक्सीकरण। अब आप Cl2 पे आ जाओ साहब, Cl2 में किसका प्रवेश हुआ साहब, मैग्नीशियम का प्रवेश हुआ साहब। मैग्नीशियम क्या है साहब, विद्युत धनी तत्व। किसका दोस्त है, हाइड्रोजन का दोस्त है। हाइड्रोजन यानी आप समझोगे अपचयन। क्या समझोगे दोस्तों, अपचयन। तो क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में बदलना क्या हो जाएगा दोस्तों, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो इसका है, इस पे मैं समझ रहा हूं, अपचयन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर तुम बात करें, देखो यहाँ पर FeCl3, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, FeCl3 का देखो, FeCl3 का मैं बता रहा हूं आपको किसमें परिवर्तन हुआ दोस्तों, FeCl2 का। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर जो क्लोरीन कितने थे साहब, 3 थे साहब, ठीक है। यहां पर क्लोरीन कितने हो गए साहब, 2 ही रह गए। यानी क्या बाहर निकला, क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणी तत्व। यानी विद्युत ऋणी तत्व किसका दोस्त था, ये ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का दोस्त बाहर निकलना, यानी इसमें कमी आ गई। ऑक्सीजन का दोस्त बाहर निकल गया तो क्या हो गया यहाँ पर, बाहर निकलना यानी दुश्मन विजय। कौन दुश्मन है इसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विजय यानी अपचयन। तो ये क्या हो गया इसका, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अपचयन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर समझ रहे होंगे। अब इस दोस्त हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन का किसमें परिवर्तन हुआ, HCl। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हाइड्रोजन में किसका प्रवेश हुआ, ओ मॉर्स ऑफ क्लोरीन। हो क्लोरीन यानी विद्युत ऋणी तत्व जो कि ऑक्सीजन का दोस्त है, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण। यानी हाइड्रोजन का किसमें ऑक्सीकरण हो गया साहब, आपका HCl में ऑक्सीकरण हो गया है। अब मेरे ख्याल से ना आपको बहुत सारी चीजें क्या हुई होगी दोस्तों, क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से ना, कि भाई कौन बाहर निकल रहा है, कौन जुड़ रहा है। तो सबसे पहले ये चीजें आपको समझनी होगी। जितने भी धातुएं है ना दोस्तों, जो भी आपको धातु याद है, सिलिकॉन है ना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, फेरिक, है ना, अब कॉपर, निकल, कोबाल्ट, है ना, जिंक, जितने भी हैं, और ये सोना चांदी, जो भी ये सब धातुएं, सब धातुएं कैसी होती है, विद्युत धनी होती है। और किसकी दोस्त है ये, हाइड्रोजन की। यानी अगर ये जुड़ जाएगी ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, वहां पर अपचयन हो जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन के कौन दोस्त है, ऋण वाले दोस्त है ना, ये सारे उदाहरण ऋण वाले दोस्त है दोस्तों, ऋण वाले दोस्त है ना।
तो यानी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये सबके सब कैसे हैं दोस्तों? विद्युत ऋण। यानी किसके दोस्त? ऑक्सीजन के। अगर ये ऑक्सीजन के दोस्त जुड़ जाएंगे तो ऑक्सीकरण हो गया, यानी इनका राज हो गया, और इनको लात मार के बाहर निकाल दिया गया, यानी ऑक्सीजन के दोस्त बाहर निकल गए, जीत गया कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका अपचयन हो गया। अब इससे बढ़िया तरीके से मैं नहीं समझा सकता, नोट्स लिखा दिए जाए दोस्तों। बिल्कुल, अब नोट्स लिखा रहे हैं आप, है ना। हाँ दोस्तों, छापो, देखो, है ना, ये दोनों लिख दिया विद एग्जांपल्स, बढ़िया से लिख लेना। ओके, स्क्रीनशॉट ले एक बार। अब देखो आगे जो इसका आधार है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्यागने के आधार पर, ठीक है, या तो ग्रहण करेगा या त्यागता है। हाँ साहब, ये बात तो सही है, कुछ तो ग्रहण करते हैं, क्या होता है? त्यागना। अगर जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहा है? देखो ऑक्सीजन की नेचर समझो, ऑक्सीजन कैसा? ऋण विद्युती, ऋण विद्युती, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? भाई इसने ग्रहण कब आया? जब इसने कुछ ग्रहण किया, यानी बाहर से इसने चोर नहीं ग्रहण किया, तो ये क्या करेगा दोस्तों? त्यागेगा। यानी इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? भाई आराम से, भाई इसके पास ज्यादा हो गया माल, भाई ग्रहण कर लिया, फिर उसको देना पड़ेगा ना कभी कभी। यानी इसको ये क्या करेगा? दूसरों को देगा, या दूसरों को यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कुल मिला के समझ लो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। क्यों? अब आप सोचो ना भाई, ऋण विद्युती, ऋण कब आया? जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ऋण किए थे, है ना। अब ये त्यागने की बारी, तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है तो उसे, वो जो क्रिया हो रही है उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इसके इतर अगर आप अपचयन की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। लो साहब, बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो एक दो उदाहरण से अपन देख लेते हैं, एक दो उदाहरण अपन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सोडियम है, जैसे सोडियम है दोस्तों, अभी इसके पास बराबर मात्रा में क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब ये क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो त्यागने पर क्या आ जाएगा? इस पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया दोस्तों। क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो सोडियम का सोडियम प्लस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे Fe2 है दोस्तों, Fe2 प्लस अवस्था में इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया। भाई जितने आप सोचो, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उसमें पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक बार प्लस लगा, यहाँ फेरिक ने पहले ही ऑलरेडी, लोह धातु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए, तो ये क्या मान लो एक क्लोरीन से और FeCl3 बनता है, और 3 यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? Fe+3 में चेंज होता है। तो यानी अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर इसकी एक और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया दोस्तों, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से किसमें कन्वर्ट हो गया? Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, हाँ, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बढ़ता है दोस्तों? धनावेश बढ़ता है। समझ में आ गई ना? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्यागना क्या कहलाता है दोस्तों? आप फिर अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर Cl की बात करते हैं ना, Cl की। अब इसके पास में भाई Cl, आप खुद जानते हो कि Cl के पास में वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 17। और इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करके अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों? अभी माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो इसके पास अभी 18 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मान लो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? उदासीन क्लोरीन, यानी इसके अणु में चेंज हो गया। अभी ये कोई क्रिया नहीं कर रहा, इसे पड़ा हुआ Cl2। अगर इसमें एक क्लोरीन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। यानी इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया दोस्तों? त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी। किसी भी कोई भी धातु होगी, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु जो हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg+2 बनाई, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है दोस्तों? आपके ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। इसके विपरीत ही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यही क्लोरीन महोदय। अभी जो ये क्लोरीन है दोस्तों, किस अवस्था में है? यहाँ पर एक परमाणु, और इस पर कोई आवेश यहाँ पर नहीं है। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 17 इलेक्ट्रॉन है साहब। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया दोस्तों? ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करते ही इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस वाला, नेगेटिव आवेश। जब भी कोई ग्रहण करता है तो कौन सा आवेश आ जाता है दोस्तों? नेगेटिव आवेश आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है दोस्तों? अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। इसके विपरीत वाली परिभाषा आप देख सकते हो दोस्तों, Fe+3 आवेश। अभी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं दोस्तों। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं।
अगर ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। इस प्रकार से आप मान लो यहाँ पर Mg आपने किया Mg+2, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, भाई पहले त्याग रहा था, त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, भाई यहाँ पर Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण कर लिया और बराबर इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, अपचयन कहलाएंगे। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। और यदि आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, ये सारी परिभाषाएं किसकी दोस्तों, ऑक्सीकरण और अपचयन की। अब आपके पास में मेरे ख्याल से कोई भी एग्जाम में सवाल पूछ ले कि किसका ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, किसका अपचयन किस में हो रहा है, तो आप बिल्कुल 100% सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको आज नहीं लेकिन कल आपको कल एक ऐसी बढ़िया तरीके की विद्या बताऊंगा जो आप बिल्कुल डिट्टो समझ जाओ, क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत समय चाहिए ना, 8-10 मिनट मेरे को आपको पूरा समझाना पड़ेगा पहले कि भाई ये ऑक्सीकरण अवस्था निकालते कैसे, कि ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर अपन देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होता है। आप बिल्कुल ढंग से बिल्कुल अगर उसको समझ गए ना दोस्तों, कई जिंदगी में अटकोगे नहीं। ऑक्सीकरण और अपचयन कितना ही कठिन से कठिन इक्वेशन बना के दे दे वो, लेकिन वो बताऊंगा कल। आज ये थी आपकी बेसिक। तो आज अपन बात करेंगे, अब आप बात करेंगे दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब अभी शुरू में बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन का साथ साथ होना क्या कहलाता है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी अगर ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही समीकरण के अंदर हो रहा है तो वो क्या कौन सी समीकरण कहलाएगी, रेडॉक्स समीकरण, यानी वो अभिक्रिया जो होगी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। ये अपन बात करें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, वे दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ आपको एग्जांपल्स में बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि Zn कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करता है, या फेरिक कॉपर सल्फेट, ये बहुत ही गरीब आदमी है सक्रियता में, सक्रियता श्रेणी के अंदर ये थोड़ा नीचे आता है ना। तो या तो आपने देखा था ना भाई, नीले होता था जो कॉपर सल्फेट में 5 अणु अगर जल के डाल दिए जाए, ये 5 अणु जल के, तो ये कैसा होता है, नीले रंग का होता है। लेकिन जैसे इसमें लोहे की कील डाल दी, अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रह के क्या बन गया था दोस्तों, हाँ फेरिक सल्फेट बन गया था। तो वो नीला रंग उसमें क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या जिंक की ले लो या किसी की भी ले लो, फेरिक भी ले सकते हो। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, अब देखो Zn क्या बन जाएगा, इसको लात मार के बाहर निकाल देगा साहब, ये लो साहब Zn, और ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा साहब, ये लो साहब ZnSO4। और इधर क्या बच जाएगा, एक ऊपर गरीब आदमी बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। चलिए अब इसमें दो चीजें हो रही है दोस्तों, कौन सी चीजें हो रही है यहाँ पर आप देखिए कि Zn है ना, जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है साहब, आपके ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। आपको मैंने अभी बताया कोई भी तत्व यदि मान लो परमाणु अवस्था में है, बिल्कुल किसी से क्रिया नहीं कर रहा है, Zn हो गया ना कोई भी, जैसे अभी ये कॉपर बिल्कुल परमाणु अवस्था में आ गया, इस पे है ना, अब इन पे कोई आवेश नहीं है दोस्तों, अभी ना इन पे धनावेश है ना इन पे ऋणावेश है, ना इन पे क्या है दोस्तों धनावेश है या ना इन पे ऋणावेश है। समझ में आ गई। अब यानी इस पर इनके पास में अगर धनावेश, भाई धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। समझ में आ गई। यानी इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अब ये महोदय क्या करता है कि सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ अब किसी के साथ क्रिया करनी पड़ेगी, जैसे शादी वादी करते हैं ना अपन दोस्तों, तो बीबी लेके आते हैं, तो बीबी के लिए फिर पैसा खर्च करना पड़ता है हमने को, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर जिंक को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। भाई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ग्रहण कौन करेगा, भाई सल्फेट करेगा। यानी इस जिंक की बात करें तो यहाँ जिंक को अगर मैं आयनों में तोड़ूं तो जिंक +2 और सल्फेट -2 में कन्वर्ट, आप देखते हो इस प्रकार से आयन में, तो यानी ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया। यानी ये जो अपन बात करें, ओ मोर्सा बहुत सही गिरे हो यार बात, जिंक +2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नालायक ने क्या कर दिए, त्याग दिए। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण। यानी ये क्या हो गया दोस्तों, इसका ऑक्सीकरण हो गया, यानी जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो गया। अब अपन कॉपर सल्फेट की बात करते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया साहब, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट जो था दोस्तों, पहले आयनिक रूप में अगर इसकी बात करें तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए थे और सल्फेट ने इसके त्यागे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए थे, ठीक है। पहले शादी इनसे हो रही थी, ठीक, फिर बाद में जिंक ने कर ली, चलो कॉपर के लात मार के, है ना। अब इधर देखिए, अब क्या हो रहा होगा, यहां से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया साहब, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर, यानी परमाणु अवस्था में। परमाणु अवस्था का मतलब अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन है, यानी ये उदासीन है, किसी प्रकार का इस पर आवेश नहीं है।
यानी इसने क्या किए होंगे कि इसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन, भाई इसको जिंक होगा कोई बात नहीं यार, तू है ना मेरी लुगाई तो ले रहा है पर लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे। तो ये बेचारा क्या किया, इसको सल्फेट को इसकी लुगाई को बोला यार मैंने जो पैसे वैसे कमाए थे तेरे पास बड़े गड्डी वड्डी मेरे को देते, जो इसने ग्रहण किए हुए थे सल्फेट ने, यहाँ सल्फेट ने, तो वो कॉपर ने वापस क्या कर लिए, ग्रहण कर लिया। यानी इसने क्या किया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या किया दोस्तों, ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन क्या किया दोस्तों, ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, भाई प्लस आवेश था पहले त्यागे हुए थे, वापस ग्रहण करके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आ गए। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। यानी जिंक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है दोस्तों किसमें, कॉपर में। अब आप देखिए कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता हो उसे आप कौन सी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई समझ में बात आई कि नहीं आई आपकी, बिल्कुल। तो हमेशा लगभग रिएक्शनों में क्या होगा, आपके ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। चलो एक और रिएक्शन पे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, Fe2O3 और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करवा रहे हैं अपन, तो यहां पर किस क्या बन जाएगा दोस्तों, और यहां पर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बैलेंस भी अपन कर सकते हैं, भाई बैलेंस कर लो। यहाँ पर ये 2 था और ये 3 कर लेते हैं, तो 3 कार्बन है तो इधर भी अपन 3 कर देते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्तों, 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6, लगभग ये क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। यानी Fe2O3 की क्रिया आपने किससे करवा दी, कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा दी, और क्या बन गया दोस्तों, Fe, भाई लोहा अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब देखिए इसके अंदर आपको मैं बताता हूं, ये जो दोस्तों क्या है, अगर आपको इसको आवेश निकालना हो, आपको खुद को पता है क्या होता है। देखो आवेश यदि निकालना हो तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको कुछ पता है क्या, नहीं पता। इसका भाई आप दोनों जगह देखो, Fe इसके नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसके नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो इसका सिर इस पे पैर पे रख दो और इसका जो पैर है ना इसके सिर पे रख दो, मार्सअप क्षण, बिल्कुल अभी बता रहा हूं दोस्तों। यानी इसका जो पैर था, ऑक्सीजन के पैर में क्या है, 3 है ना, तो फिर के ऊपर रख दो साहब, ये लो साहब, यानी 3 ऊपर रख दो। कौन सा 3, +3 ऊपर रख दो, समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल साहब। अब ये ऑक्सीजन है ना दोस्तों, अब इसका जो पैर था फेरिक का, किसके ऊपर रख दो, ऑक्सीजन, यानी इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या रख दो, 2 रख दो, यानी माइनस चार्ज रख दो। तो आपको खुद को ही पता है भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है, और यानी अपने को तो यहाँ पर निकालना था फिर, यानी जो लोहा जो फेरिक जो तत्व है उस पर निकालना था, कितना चार्ज है यहाँ पर, 3 +3 चार्ज है ना, यहाँ पर कितना चार्ज है दोस्तों, +3। अब ये जो फेरिक किसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, हाँ इस फिर ये आराम से आपके आयरन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप खुद बताओ, अब तो समझ में आ गई होगी, अभी किसी से क्रिया नहीं कर रखा दोस्तों, तो यानी ये किस अवस्था में, परमाणु अवस्था में। तो परमाणु अवस्था में ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना धनावेश है ना ऋणावेश है। तो यानी इसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गए दोस्तों, यानी इसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया दोस्तों, ग्रहण किया। क्या किया दोस्तों, भाई त्यागे होंगे तो प्लस आया होगा, ठीक है। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की इस पर पास कमी है दोस्तों, अब ये वापस आ गया दोस्तों, उदासीन हो गया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं। जब त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन पहले त्याग रखे थे यानी कमी थी, अब वापस आ गए, इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता, आप बताइए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता दोस्तों अपचयन। ये लो साहब, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन हो गया। अब इसी प्रकार से आप बात करते हैं इस वाले तत्व की, यानी आप बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, C में कन्वर्ट हो रहा है। आप बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन है साहब, 1 ऑक्सीजन, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। कितने ऑक्सीजन हो गए साहब, 2 ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन का प्रवेश, यानी ऑक्सीजन का प्रवेश क्या है दोस्तों, आप खुद बताइए, ऑक्सीकरण क्या है दोस्तों, ऑक्सीकरण। अब आप बताइए कि एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन की क्रिया भी हो रही है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया है। आ गई बात समझ में। अब मैं इसके ऊपर आराम से आपको नोट्स लिखा देता हूं और आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। कल आपको बताएंगे दोस्तों एक तो ऑक्सीडेशन स्टेज के आधार पर, यानी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। बढ़िया आप तरीके से मैं कह रहा हूँ, ऐसी चीज होगी आप जिंदगी में कभी नहीं अटकोगे अगर उसको समझ जाओगे। कितनी बड़ी कितनी भयानक रिएक्शन दे दो, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या इसमें अपचयन हो रहा है। इतनी सारी नाम कहानी पढ़ी ना, उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। इसके अलावा कल पढ़ेंगे दोस्तों अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होता है, और उभयधर्मी यानी दोनों काम करने वाले कौन से होते हैं। ठीक है, एक बार नोट्स लिखा देता हूँ इसका मैं।
हाँ देखो दोस्तों, छापो इसको। अब आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे अपन। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।